आज हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो कि इंडिया की, भारत की नेशनल कैपिटल भी है और इसको पिछले 10 साल में क्राइम कैपिटल भी बना दिया है। हम यहाँ देखते हैं कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो आरकेपुरम में है दिल्ली में, या इंडिया में कहीं भी कोई क्राइम रजिस्टर होती है, एफआईआर, तो उसका रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन होता है। आरकेपुरम सेक्टर 1 में है ऑफिस इसका। तो पर लाख पॉपुलेशन, 1 लाख की पॉपुलेशन पे कितने क्राइम हुए? पिछले 10 साल में, जब से ये मोदी सरकार आई है। अब इसके वजह तो बहुत सारे हो सकती हैं, मैं एक एक करके आऊँगा। पहले तो देख लीजिए जो मेजर सिटीज है आप, उसमें क्या हालत है। पर लाख पॉपुलेशन पे दिल्ली में मर्डर, हत्या के जो केस हुए हैं 31 हर साल। पूना में 2.1, बेंगलुरु में 2, अहमदाबाद में 1.6, चेन्नई में 1.2, हैदराबाद में 1, मुंबई में 0.7। मुंबई दिल्ली से बड़ा शहर है, फाइनेंशियल कैपिटल है। पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। और कलकत्ता में 0.2, कलकत्ते में तो बहुत ही कम हुआ है। तो ये तो मर्डर की हुई, हत्या की बात है। अब क्रिमिनल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें रहता तो नहीं था मारने का, वह मौत हो गई, जिसकी पिटाई किया, कुछ भी किया। इसमें अबटमेंट में जो आत्महत्या भी आ जाती है, सुसाइड, उसका डेटा है दिल्ली 4.1, ये भी मैक्सिमम टॉप पे। अहमदाबाद 0.1, बेंगलुरु 0.1, कलकत्ता 0.1, पुणे 0.1, हैदराबाद 0, मुंबई 0, चेन्नई 0। तो इसमें भी दिल्ली जो है टॉप पर रहा। किडनैपिंग, अबक्षण, किसी को उठा के ले जाओ फिरौती मांगने के लिए, इस किस्म के, या बाजार में भेज दो लड़के लड़कियां, किडनैपिंग, अबक्षण। या आमतौर से साधु वगैरह जो होते हैं यही करते हैं काम। लड़कियों को अपनी चेली बना लेते हैं साध्वी, और लड़कों को सन्यासी बना देते हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिक में आता है। तो दिल्ली में 34.2, पुणे में 13.7, बेंगलुरु में 11.1, मुंबई में 9.5, बहुत नीचे, आबादी ज़्यादा है मुंबई की। हैदराबाद 7.9, अहमदाबाद 4.1, कोलकाता 3.2 और चेन्नई 0.4। अवैध थेफ्ट, चोरी चकारी, इसमें दिल्ली में है चोरी चकारी का केस जो है 12,599, मुंबई में 97.1, बेंगलुरु में 89.1, पुणे में 64.5, अहमदाबाद में 50.2, हैदराबाद 38.7, चेन्नई 37.1 और कोलकाता में 8.5। कलकत्ता बड़ी अच्छी हालत में, ममता बनर्जी ने अच्छा किया हुआ है बंदोबस्त। अगर जो मैं मोदी की गुजरात से करूं तो कलकत्ता की हालत बहुत अच्छी क्राइम के मामले में। हालांकि इसका लेडी सख्त है,
ममता बनर्जी। अब आई अटेम्प्ट टू मर्डर, इसमें पूना जो है वो 6.8 टॉप पे पहुंच गया। दिल्ली सेकंड नंबर पर 4.8, बेंगलुरु 4.6, हैदराबाद 3.0, चेन्नई 2.8, अहमदाबाद 1.9, मुंबई 1.3, कोलकाता 0.9। इसमें भी गुजरात को बीट कर गया बंगाली ये जो है मोलेस्टेशन लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। इसमें बेंगलुरु टॉप पे पहुंच गया 20, दिल्ली सेकंड पे आ गया 11.7, मुंबई 9.6 थर्ड नंबर पे, पुणे 6.8, हैदराबाद 3.9, कोलकाता 1.9, चेन्नई 1.8, अहमदाबाद 1.6। अब रेप बलात्कार, इसमें तो बीजेपी और आरएसएस वाले चैंपियन है। तो दिल्ली में 15.9, तो दिल्ली में आरएसएस बीजेपी पिछले 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है 10.5 साल से, और आरएसएस की बहुत 100 से ज़्यादा प्रचारक हैं जिनको शादी करने में पाबंदी है। इसलिए दिल्ली में रेप के जो बलात्कार के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पुणे में 12.8, मुंबई में 4.3, बेंगलुरु में 3.7, अहमदाबाद में 3.5, हैदराबाद में 2.8, चेन्नई 0.8, कोलकाता 0.2, इसमें भी बॉटम में कलकत्ता। अब जो है ये जो जयपुर है वहां पे भी बीजेपी की सरकार है। जयपुर में 34.2 रेप के केसेस हैं, हाईएस्ट है इंडिया में, अनबीटेबल। बड़े मार्क्स हैं बलात्कार और रेप के मामले में औरतों के। बलगरी दिल्ली में फिर टॉप पे 37.9, पुणे 12.1, बेंगलुरु 10.4, अहमदाबाद 6.4, चेन्नई 6.2, हैदराबाद 4.4, कोलकाता 0.1। और ये ममता तो किसी का क्राइम होने ही नहीं दे रही। इसको मोदी को वहाँ चीफ मिनिस्टर बना दो, या किसी को बीजेपी कलकत्ता टॉप पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रही है, शायद तीसरे टर्म हो गई, 12-13 साल से चीफ मिनिस्टर है। उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, 28-30 साल उन्होंने भी सरकार। इसका ना वहाँ का ठीक है। और दिल्ली में तो क्योंकि ये 80,000 दिल्ली की ही 2 करोड़ की तकरीबन पॉपुलेशन में 80,000 पुलिस वाले हैं जो कि अमित शाह होम मिनिस्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। उनके ट्रांसफर पोस्टिंग वही करता है, और मोदी उसको सुपरवाइज करता अमित शाह को, अपने दोस्त को। वैसे इसका अमित शाह को तो एकदम तड़ी पार कर दिया था गुजरात में पुलिस ने। जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं तो वहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में एसपी को पावर होते हैं, किसी भी जो हैबिचुअल क्रिमिनल है उसका रिकॉर्ड है उसको तड़ी पार कर दो, को डिस्ट्रिक्ट से बाहर कर दो, उसके हाल है। तो ये तो हो चुका है कई दफ़े। अब उसको जो है दिल्ली की 80,000 की पुलिस सौंप दी, और प्लस सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं। 1 लाख से ज़्यादा पुलिस फोर्स दिल्ली में है, तो दिल्ली क्राइम का रेट टॉप पे है। क्या मोदी, और यूनियन टेरिटरी है इसमें, जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में है पुलिस, अमित शाह के। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी एडवाइस से नहीं चलता, उसकी सलाह से नहीं चलता। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ उसके मुताबिक अमेरिका के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट से ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया के प्रेसिडेंट को भी एड एंड एडवाइस से काउंसिल मिनिस्टर से चलना पड़ता है।
सारे स्टेट्स के गवर्नरों को भी एड एडवाइस से चलना पड़ता है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई एड एडवाइस की जरूरत नहीं है, तो डिक्टेटर है, वो सीधा अमित शाह का रिपोर्ट करता है और सारी ब्यूरोक्रेसी IAS IPS उसके अंडर में है, लैंड भी उसके अंदर में है। यहाँ के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को तो चवन्नी खर्च करने की अथॉरिटी नहीं है बिना उसकी अप्रूवल के। वो लड़कियों को ना छेड़े, औरतों को ना छेड़े बसों में, उसके लिए उन्होंने दिल्ली में जो होम गार्ड्स होते हैं उनको मार्शल लगा दिया था DTC की बसों में। ये गवर्नर साहब जो है विनय कुमार सक्सेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्होंने सैंक्शन नहीं दी और निकलवा दिया सबको नौकरी से। दिल्ली वुमेन कमीशन है, औरतों को तकलीफ होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो वहाँ शिकायत करने जाती हैं, उसको भी ख़त्म कर दिया। दिल्ली वुमेन कमीशन को नाम का रह गया, वहाँ पे औरतों के लिए पुलिस वाले बैठा दिए। अब कोई दिल्ली वुमेन कमीशन में कंप्लेंट करे तो हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पुलिस वाले बैठा दिए, उसके पास जाओ पुलिस वाले के पास। ये तो हालत है। तो इसलिए तो टॉप पे जाना ही था ना। अब दिल्ली नेशनल कैपिटल तो है, मगर जो एफिडेविट दिए हुए हैं लोकसभा के मेंबरों ने अपने इलेक्शन के टाइम, उसके मुताबिक 30-35% जो है लोकसभा के MP हैं और इनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है पुलिस के पास, और पुलिस कार्रवाई नहीं करती इनके खिलाफ, ना जुडिशरी करती है। अगर जो जजेस ईमानदार हो जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर पुलिस से तो करप्शन अपना भी खत्म हो जाएगा, पुलिस ठीक हो जाएगी अपने आप। क्योंकि जज रिश्वत लेते हैं, इसे तो पुलिस वाले लेते हैं, उनकी देखा देखी। और जज जो रिश्वत लेते हैं या तो एडवोकेट्स के थ्रू लेते हैं या पुलिस वालों के थ्रू लेते हैं। ज़्यादातर तो एडवोकेट्स के थ्रू लेते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है सरकार का, उनके थ्रू लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे अटॉर्नी जनरल है, उनके थ्रू लेते हैं रिश्वत। ऐसे ही हाई कोर्ट के जज हैं, सब वकीलों के थ्रू लेते हैं रिश्वत, और वकीलों को दिलवाते हैं पुलिस वाले। तो अगर जो जजेस जो है रिश्वत लेनी बंद कर दें तो ये सब क्राइम खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। पुलिस वाले भी फिर रिश्वत नहीं ले पाएंगे। तो सरकारी मुलाजिम है ये, इनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है। शायद इसलिए है जो बांग्लादेश की शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इंडिया से एग्रीमेंट किया था कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेज रही थी, वो हर साल 20-25 जजों को भेजती थी। अब मोहम्मद यूनुस साहब आए वहाँ 5 अगस्त 2024 से, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। वो तो ईमानदार आदमी है, इकोनॉमिस्ट हैं, PhD इकोनॉमिक्स में, नोबेल प्राइज उनको इनाम में दिया गया। ग्रामीण बैंक वहाँ औरतों की भलाई के लिए उनको छोटे छोटे लोन, माइक्रो लोन्स, वो ग्रामीण बैंक देता है, जिससे औरतें 4-6-10 औरतें मिलकर अपना कोई रोजगार का धंधा बना लें। और इसी काम के लिए उनको ग्रामीण बैंक के लिए वो नोबेल प्राइज मिला। बहुत कम इंसानों को मिल पाता है। इंडिया में तो शायद 3-4 आदमी को मिला है। तो हसीना के टाइम में हसीना को ये बात पसंद नहीं आई कि औरतों की कोई भलाई सोचे, उनका कोई बलात्कार ना हो, जिससे उनको छेड़छाड़ ना हो, उनको अपने पाँव पे खड़ा कर दो फाइनेंशियली। तो उसके मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ही पुलिस में रिपोर्ट करा दी, वो जेल भिजवा दिया, उसको मुकदमा चला के। जज वहाँ के चोर है, कोई इंडिया में ट्रेनिंग मिली है ना उन्हें। तो जैसे इंडिया के चोर जज है, ऐसी बांग्लादेश के जज भी चोर बन गए, भ्रष्टाचारी बन गए, 7-8 मुकदमे कर दिए। खैर, अब वो आजकल तो वो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, केयर टेकर। तो उन्होंने है कि भाई ये अब उनके आने के बाद, क्योंकि वो तो करप्शन के अगेंस्ट है, ये मोदी की तरह नहीं है, तो खुद करप्ट है, सारी पार्टी करप्ट है, RSS करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। इलेक्शन के पैसे चाहिए, वो तो इलेक्शन लड़ता नहीं, कभी लड़ा नहीं मोहम्मद यूनुस ने।
और शायद आगे भी नहीं लड़ेगा। शरीफ आदमी इलेक्शन नहीं लड़ा करता है। तो उसने जैसे ही बना तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 और सुप्रीम कोर्ट 5 ने इस्तीफा दे दिया सुप्रीम कोर्ट से कि भाई हम ईमानदारी से नौकरी नहीं कर सकते, हम तो ट्रेनिंग लेकर आए इंडिया में भ्रष्टाचार जैसे वहाँ के चलते, तो हम इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जल दे रहे तो हम क्यों नहीं ले रहे रिश्वत। इस्तीफा दे दिया 5 ने। आज से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट खाली हो गई बांग्लादेश से। पता नहीं इंडिया की कब सुप्रीम कोर्ट खाली होगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी ना। अब हाई कोर्ट के जज भी वहाँ इस्तीफे दे रहे हैं। तो खैर अब तो फिर ये भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए। ये क्राइम जो है इतना बहुत ज्यादा है, तो क्राइम और ये सरकार की है नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पूरे इंडिया का रिकॉर्ड रहता है इनके पास। तो अमित शाह तो देखेगा नहीं कभी जाकर झाँक के उनके रिकॉर्ड में। इसको तो जितना ज़्यादा क्राइम होगा उतने पुलिस वाले ज़्यादा पैसे वसूल करके पहुँचाएंगे रिश्वत के। नहीं चाहिए पैसे तो दिल्ली सरकार को दे देता। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी मोदी ने अपने अंडर में कर लिया। जब इसने केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर बना पहली दफा, तो वीरेंद्र मोदी था पेट्रोलियम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार में। तो मोदी और ये रिलायंस पर इंडस्ट्री का जो चेयरमैन मुकेश अंबानी और 2-3 अफसर के खिलाफ KG6 में जो ऑयल फील्ड है आंध्र प्रदेश के, वहाँ जो रेट फिक्स किया था, FIR रजिस्टर करा दी एंटी करप्शन दिल्ली गवर्नमेंट के। तो जब दोबारा 2015 में आया तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हटा दिया केजरीवाल के डिपार्टमेंट। ये तो मेरे खिलाफ ही FIR रजिस्टर करा देगा, रिश्वत तुम सभी लेते, इसको पता है। तो अब तब से 1967 से 67 से 2015 तक जो भी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रहा या दिल्ली सरकार रही, उसके अंडर में दिल्ली का एंटी करप्शन विंग था। मैंने भी 1-2 FIR रजिस्टर कराई थी वहाँ पे जब मैं सर्विस में था करप्शन के खिलाफ। अब वो मोदी ने अमित शाह के नीचे दे दिया, उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया। वो उसमें जो हाई कोर्ट में गया था मुकेश अंबानी, हाई ये ख्वाहिश कर रहा हूँ, वो ख्वाहिश नहीं कि हाई कोर्ट ने भगा दिया, उसे डिसमिस कर दी उसकी पिटीशन। अरे वो उसकी इंक्वायरी तो करवा ले, FIR तो वो ख्वाहिश तो नहीं हुई आज तक, और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी नहीं है ख्वाहिश करने की FIR, हाई कोर्ट की है सर, वो हुई नहीं। तो वो उसकी इंक्वायरी करा देता। नरेंद्र मोदी कहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर भैया तो इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहा, लिए बैठा है। वो VK सक्सेना एक इंटरव्यू कहता है मैं तो 2.5 साल से हूँ, तुम्हें 2.5 साल में कर लिया, इस काम को तो 6 महीने चाहिए। पकड़ ले उसको, नरेंद्र मोदी अभी जिंदा है। मुकेश अंबानी ने 5,000 करोड़ अपनी बेटे की शादी में खर्च किया, पकड़ ले उसको, लिया खसीद के तिहाड़ जेल में बंद कर, 1 हफ्ते का काम है। नहीं तो ये भ्रष्टाचारियों से किसी अच्छे काम की उम्मीद करना बेकार है। इसलिए बांग्लादेश की सरकार ने अपने जो जज यहाँ ट्रेनिंग के भेजते तो बंद कर दिया। अब वो भेजेंगे जज वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को भ्रष्टाचार के मामले में फांसी टांग दिया। उसके बाद से जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भ्रष्टाचार तो सारे ही हैं, सबको जेल भेज दिया। चाहे तो वो उसको तो फांसी टांग दिया जुल्फिकार अली भुट्टो को। उसके बाद कौन बना था, मियाँ शरीफ, नवाज शरीफ, और 2-3 दफ़ा वो बने प्राइम मिनिस्टर। फिर जरदारी साहब बने प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के। और अब उसके बाद जो थे इमरान खान बने, इमरान खान को भी 14 साल की सज़ा दे दी, और उसकी बीबी को भी दे दी। क्या नाम है उसका, बुशा बीबी, मियाँ बीबी को तो 10 साल की दी है, मियाँ को 14 साल की प्राइम मिनिस्टर की सज़ा दे दी भ्रष्टाचार के मामले में। तो बांग्लादेश पाकिस्तान को भेजे अपने जज ट्रेन करने के लिए, जिससे जो पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर हो XYZ तो उनको सबको जेल की सज़ा। अब इमरान साहब 14 साल जेल की सज़ा काट के आएंगे, एक्स प्राइम मिनिस्टर।
अकल लगा आ जाएगी। क्या बीबी तो 10 साल भी बहुत होती है, क्योंकि वो भूषा बीबी वो भी उसकी तीसरी बीबी है, थर्ड बीबी है, वो भी 55-60 साल की हो गई है। वो 10 साल 70 साल की हो गई, पता नहीं जिएगी मरेगी जेल में, क्या होगा कुछ पता नहीं चलता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है अपने हाथ में ले लो, मैं तो कोई ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब वो चीज है, पुलिस को भी गधा बना दिया है, जजों को भी गधा बना दिया है। अरे भैया, आप गधे को पानी तक तो ला सकते हो, पिला नहीं सकता। ना मोदी पिला सकता गधे को पानी, ना अमित शाह पिला सकता, ना दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर पिला सकता गधे को पानी। खींच के ला तो सकते हैं उसका कान पड़ के, पानी नहीं पिला सकते। वही हाल पुलिस का है, वही हाल आइए सबसे जो लेफ्टिनेंट सेक्रेटरी, मौज हो रही है सभी, बल्ले बल्ले खूब नोट कमा रहे हैं सबके साथ, खूब भ्रष्टाचार फैल रहा, क्राइम हो रहा है, किसी को चिंता ही नहीं है। अरे भाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक डंडा लेके घोड़े पे बैठ के चल लगाए है, दिल्ली कितनी दूर, सुबह से चले तो शाम तक एक कौन से दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे। घोड़ा तो 15-20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है, 5-6 किलोमीटर की स्पीड से तो आदमी पैदल चल लेता है। साइकिल पे चल रहे, घोड़े पे उसको तकलीफ होती है तो घुड़सवारी नहीं आती है। वैसे तो आइए से आती होगी घुड़सवारी, नहीं तो साइकिल पे चल रहे हैं क्या? साइकिल पे मैं जब दिल्ली से मेरठ पहुंच गया था 70 किलोमीटर साइकिल पे, तो ये नहीं जा सकता 40 किलोमीटर साइकिल पे। और देख क्या है, सब थानों का रोजाना इंस्पेक्शन करे, सब ऑटो से पूछे कि भाई तुमको कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा। मैंने मार्शल तो हटा दिए हैं बसों से डीटीसी के, अब कोई छेड़े तो मैं भाई, ये तो सारा खुद ही नालायक है। कह दो मुंह पिघल जाता औरत को देखते ही, ये सारे लगोट के अच्छे बेईमान भ्रष्टाचारी, ये क्या औरतों की रक्षा कर रहे हैं? तो ये मैंने नेशनल क्राइम ब्यूरो जो सरकार का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक बताया, पर लाख पॉपुलेशन। आप सोचिए कि ये क्यों आई है। इंडिया जो है एक इंद्रप्रस्थ था, पांडवों की कौरवों की नगरी थी। कृष्ण यहाँ से 90 किलोमीटर दूर, 60-70 किलोमीटर दूर ही पैदा हुआ था। उसका नहीं ये सत्यानाश कर दिया, कैपिटल बना दी, राजधानी क्राइम की दिल्ली को। बड़ी तकलीफ वाली चीज है, अफसोस है, क्या किया जाए। जब तक मोदी और ये अमित शाह की डुगडुगी बदल रही है, तब तक तो कुछ सुधार होने की हालत नहीं दिखाई देता। चलिए, जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।